हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी भी पेपर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग साइकोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये आपका दूसरा क्लास है यूनिट नंबर फर्स्ट का। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, यह हमें किस चीज के बारे में जानकारी बताता है। इसके बाद कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सोशल साइकोलॉजी के संबंध में अपना तर्क दिया था, अपनी राय रखी थी, विचार रखा था, वह क्या था, उन सभी तर्कों को आपको अच्छे से समझाया था मैंने कल की क्लास में। क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि इसका नेचर क्या है, हम इसको जानेंगे। और दूसरा पॉइंट जानेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान को हम लोग एक विज्ञान की संज्ञा कैसे दे सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए मेरे भाई, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। आप लोग शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हो यार। जितने भी बच्चे हैं, देखो बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, पहले कंटेंट बनाता हूं, फिर क्लासेस, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेहनत है। तो एक बार आप लोग का सपोर्ट बनता है, शेयर कीजिए हर बच्चों को। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सके। अब आइए बिना देरी किए हम टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक हमारा क्या कहता है? टॉपिक है हमारा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी ये पूछा आ सकता है, लॉन्ग टाइप भी पूछा आ सकता है। कैसे शॉर्ट टाइप में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में कैसे पूछेगा, ये मैं आपको अंत में बता दूंगा। फिलहाल हम जान लेते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है। अब देखो, हम सामाजिक मनोविज्ञान से थोड़ा सा दूर हट के जाते हैं। हम किसी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में अगर जानना चाहे तो हमें क्या जरूरी हो जाता है? हम उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसके व्यवहार को जानेंगे, उसके सोचने के तौर तरीकों को जानेंगे कि वह व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो निगेटिव सोचता है पॉजिटिव सोचता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सोचने के तौर तरीकों को समझें कि किस प्रकार से वह सोचता है। अगली बातें, हम उसके जो है हर एक आव भाव को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें उसके बारे में जानकारी मिल सके। यही तो किसी व्यक्ति की प्रकृति है। अब ठीक उसी प्रकार से यहां व्यक्ति से अब यहां पर आ जाइए, कहां पर? सामाजिक मनोविज्ञान पर। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति हमें कैसे समझ में आएगा? तो देखो, सामाजिक मनोविज्ञान का परिभाषा हमने कल पढ़ा था, वहां पर हमें बताया गया कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है, सामाजिक मनोविज्ञान हमें समाज के बारे में बताता है। अब समाज के बारे में, समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहता है। अब मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य के जो है व्यवहार के बारे में, मनुष्य के सोचने के तौर तरीके यानी कि मनोभाव के बारे में, इसके बाद समाज के अंदर की परिस्थितियों के बारे में, समाज के अंदर के परिस्थितियों के बारे में, समाज में उत्पन्न समस्याओं के बारे में, इन सभी चीजों की जानकारी हमें कौन बताता है? आप कहोगे सर सामाजिक मनोविज्ञान बताता है। अब देखो, इसके भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं ना, कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है उसके क्या कारण है, कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है उसके क्या कारण है कि नहीं? वह अच्छा सोचता है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, वह बुरा सोचता है उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। समाज की परिस्थितियां जो है यह खराब है, समाज की स्थितियां जो है खराब है, उसके भी कारण हो सकते हैं, अच्छा है उसके भी कारण हो सकते हैं। उन्हीं कारणों को हम इसकी प्रकृति में पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट क्या यहां पर हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति के उन व्यवहारों या फिर उन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रदर्शन या उत्पत्ति किसके कारण होता है? सामाजिक परिस्थिति के कारण। देखो, समाज में अनुभव की अगर हम बात करते हैं तो आपके दादाजी हो जाते हैं, आपके पिताजी हो जाते हैं और आप हो जाते हो। तो बताइए, इसमें सबसे ज्यादा समाज के बारे में अनुभव किसके पास होगा? आपके दादाजी के पास, क्योंकि दादाजी आपसे पहले से हैं। तो यह अनुभव की स्थितियों का जानकारी हमें कहां से मिलता है? सामाजिक मनोविज्ञान से। इसके बाद सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं। तो समाज में रहने वाले व्यवहार के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है कि समाज में जो व्यवहार प्रस्तुत करता है कोई भी व्यक्ति, इसकी जानकारी हमें कौन बताता है? सामाजिक मनोविज्ञान बताता है। अब ये डिपेंड किस पर करता है? तो सामाजिक परिस्थिति पर। सामाजिक परिस्थिति कैसे? तो देखो, सामाजिक परिस्थितियां अच्छी भी हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति का परिस्थिति क्या होता है, कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी बहुत खराब होता है। उसी प्रकार से समाज की जो परिस्थितियां बहुत अच्छी है या फिर बहुत बुरी है। तो सीधा सीधा तात्पर्य यहां पर हो जाता है, सीधा सीधा हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो यह डिपेंड किस पर किया? व्यवहार, परिस्थिति पर।
किस पर डिपेंड किया? परिस्थिति पर डिपेंड किया। तो ये सारे के सारे व्यवहार की जो परिस्थितियां हैं या फिर अनुभव का जो भाव है, यह कहां से पैदा होता है? समाज के अंदर उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से। पहली बात समझ में आया कि समाज में जो भी कारक उत्पन्न होंगे सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होंगे। दूसरी बातें अब हमें क्या समझना है? तो देखो, दूसरी बातें हमें सीधा सीधा यहां से समझ में आता है कि ऐसे व्यवहार जिसकी उत्पत्ति सामाजिक कारक से नहीं होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर एक स्थिति जो कि सामाजिक कारक से उत्पन्न होता है, समाज की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाज के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या हम उसे सामाजिक मनोविज्ञान के तहत रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो पॉइंट से ही कहता है कि अगर कोई ऐसा कारक जो सामाजिक स्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान की परिधि में, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर नहीं रख पाएंगे। समझ गए? जैसे अगर मान लीजिए कोई समाज बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम पहले से जानते हैं, अगर उसके बारे में कोई व्यक्ति आपको बुरा कहे कि फन्ना आदमी जो है बहुत बुरा है, तो आप भरोसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि फन्ना आदमी जो है, राम जो है, बहुत अच्छा है, और राम के बारे में श्याम ने हमें गलत बताने का प्रयास किया है। तो बताइए यहां पर, और ऐसा भी हो सकता है कि राम कुछ दृष्टिकोण से श्याम के लिए बुरा हो, तो हम इसकी बुराइयों को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। जब तक इसका प्रमाणीकरण न हो जाए तब तक हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम क्या किए? बुराई को उससे जोड़कर रखें? नहीं रखें। ठीक उसी प्रकार से जो भी सामाजिक कारण समाज में रहकर उत्पन्न नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि वह सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, तो आपका अगला पॉइंट सीधा सीधा कहता है कि हमारा जो सामाजिक मनोविज्ञान है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि हम किसको जानें? तो सामाजिक व्यवहार को जानें कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार है और उसके कारण क्या है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, समाज अच्छा है, समाज बुरा है, इसके कई सारे कारण हैं। इन सभी कारणों को जानना और समाज के व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करना, यह किसका उद्देश्य है? सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सामाजिक व्यवहार जो है, यह समाज की आंतरिक क्रिया और समाज के प्रभाव का क्या होता है? परिणाम होता है। समाज में जो भी चीजें उत्पन्न होती है वह किसके कारण? तो समाज में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो यहां पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जो प्रकृति है किस पर निर्भर करती है? उसके तौर तरीकों पर, उसके रहन सहन पर, उसके बोलचाल पर, उसके लोगों के साथ व्यवहार पर। ठीक उसी प्रकार से समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो वह व्यक्ति समाज के अंदर रहकर किस प्रकार का काम करता है, इस पर ही डिपेंड करता है सामाजिक व्यवहार। इसके बाद उसका जो है समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर ही डिपेंड करता है सामाजिक व्यवहार। फिर हम अगर बात करते हैं समाज के उद्दीपक परिस्थिति के बारे में, तो उद्दीपक परिस्थिति क्या होता है? देखो, समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो कि आपको उत्तेजित करती है, उद्दीपन आपके अंदर जो है पैदा करता है। यह सब किसके कारण हो पाता है? तो समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों के कारण, समाज के व्यक्तियों के समूह के कारण, वहां की संस्कृतियों के कारण। तो ये सारे के सारे रीजन्स सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करने का काम करती है। इसी को हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति के रूप में जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पर चर्चा करें। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कर दीजिए कि सर सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति जो है हम लोगों को समझ में आ गया है। अब आइए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो कहता है टॉपिक हमारा, सामाजिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है कैसे? इसे समझिए। हम सामाजिक मनोविज्ञान को विज्ञान कैसे कह सकते हैं? इसके सीधे सीधे रीजन्स हो जाते हैं कि विज्ञान का सीधा मतलब है, देखो विज्ञान आप सभी जानते हैं एक विषय है, लेकिन विज्ञान के अंदर हम उसी को शामिल कर सकते हैं जो कि प्रमाणिक तौर पर सिद्ध है, क्योंकि विज्ञान के अंदर आज तक किसी भी चीजों को ऐसे नहीं शामिल किया गया है जो पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है, जिस पर काफी सारा जो है निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, काफी सारे शोध नहीं किए गए हैं। जब तक ये सारी क्रियाएं नहीं की गई है तब तक उसे विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे तर्क हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जिस रीजन्स के कारण हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान को कहां रख सकते हैं? आप कहोगे सर इसे विज्ञान में रख सकते हैं। जैसे पहला कारण है वैज्ञानिक पद्धति।
अब वैज्ञानिक पद्धतियों को समझें तो कोई भी विषय तभी विज्ञान कहा जा सकता है जब वह वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई भी चीजें अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसका जो है निरीक्षण विधि होना चाहिए, किस प्रकार से जो है उसको प्रमाणित किया गया है, कुछ ऐसे उदाहरण होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये प्रमाणिक तौर पर सिद्ध हैं, कुछ उनकी श्रेणियां होनी चाहिए, उसके मापन की विधियों होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीजें अगर अच्छाई बुराई की हम बात कर ले तो उसके मापने के भी तौर तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं, हम आकलित कर पाते हैं कैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, इसके मापन की विधियों के आधार पर। तो ये सारा चीज जो कहां पाया जाता है, विज्ञान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, विज्ञान में। और यही सारी चीजें हमको सामाजिक मनोविज्ञान में भी देखने को मिल गया। तो बताइए आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो देखो दूसरा रीजन है प्रमाणिकता। प्रमाणिकता के बारे में पहले ही बताया मैंने कि वह जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक विज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी विषय को अगर विज्ञान की संज्ञा हम तभी दे पाएंगे जब वह क्या है, तो पूरी तरीके से प्रमाणित है, उसके अंदर प्रमाणिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात किसी भी विषय सामग्री को कितनी भी बार अगर जांच लिया जाए, कितनी भी बार, जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या हो जाता है, जल हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या हो जाता है, जल हो जाता है। तो एक बार मैंने कह दिया, अगर मान लीजिए दूसरी बार मैंने इसका जांच करा तो यह सही नहीं निकला, तो इसे हम विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह बार बार सिद्ध होने के बाद भी अगर वही आता तभी हम इसे विज्ञान कह पाते, विज्ञान के रूप में रख पाते। और हमारा सामाजिक मनोविज्ञान जो है, आप इसे समाज के आधार पर कितनी भी बार सिद्ध करने का प्रयास करोगे, परिणाम क्या होगा, सेम ही निकल कर आएगा, यानी कि यह प्रमाणिक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। इसके बाद इसमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिकता का सीधा सीधा मतलब है कि वैज्ञानिक विषयों के सिद्धांत एवं नियमों के सार्वभौमिक होने का अर्थ होता है कि कोई भी चीजें यहां पर, कोई भी सिद्धांत या फिर कोई भी नियम हो, यह हमेशा जो है किसी भी देश या किसी भी समय में वह खरा उतरने का प्रयास कर सके, खरा उतर सके। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीजों को यहां पर हम अपने समाज में प्रमाणिक तौर पर सिद्ध कर दिए कि चलो ये चीज हमारे समाज में है, इसी चीज को अगर हम दूसरे समाज पर उतारने का प्रयास करें और वहां पर यह तर्क अगर गलत हो जाए तो हम यह विज्ञान की श्रेणी में से नहीं रख सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान इन सभी चीजों का जांच परख करती है और सभी जगह यह एक समान खरा उतरने का प्रयास करती है। इसीलिए हम लोग इसे किसकी संज्ञा देते हैं, विज्ञान की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है, जब हम किसी घटना का परीक्षण वास्तविक रूप से कर पाते हैं, उसका शोधकरण काफी वास्तविकता के आधार पर होता है, तो ये सारे प्रभाव जहां पर जिस भी आपको पदार्थ में दिखेंगे, जिस भी वस्तु में दिखेगा, जिस भी विषय वस्तु में दिखेगा, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान की संज्ञा देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें भविष्यवाणी भी होती है। क्या होता है, भविष्यवाणी की योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले ही किसी चीजों का आकलन कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर हम पहले ही पता कर लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है कैसा व्यक्ति है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफी तेज होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफी कमजोर होगा। क्या होगा, कमजोर होगा। इसका जांच परख, इसकी जो है अनुभव हमें पहले से होती है। मैं उसके हाव-भाव को देखकर पता कर लेता हूं कि व्यक्ति जो है काफी तेज है, काफी, या जो व्यक्ति है काफी कमजोर है। तो यह एक तरीके से भविष्यवाणी है। क्या है, एक तरीके से भविष्यवाणी है। या मान लीजिए मैं कल्पना कर लेता हूं कि चलो यह बच्चा अभी कमजोर है, भविष्य में यह जब अध्ययन करेगा, जब किसी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, यह काफी तेज हो जाएगा। यह क्या है, भविष्यवाणी है। तो इस प्रकार का गुण जहां पर पाया जाता है वही आपका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विज्ञान कहलाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे हम लोग समाज में रहकर इस चीज की कल्पना करते हैं, आज हमारा समाज जो है काफी कम विकसित है, हम इस तरीके से इस चीज पर पहल करेंगे, हम इस तरीके से विकास के क्रम को ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारा समाज क्या होगा, काफी विकसित होगा। हमारे समाज के लोगों की मानसिकता जो है क्या होगी, काफी विकसित होगी। तो इसमें भविष्यवाणी की योग्यता भी होती है। तो ये सारे कारक जो क्या बताता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में सामने निखार कर लाता है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार से एक विज्ञान है। तो फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, सर समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको प्रकृति के बारे में बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान का प्रकृति क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान जो है या किस प्रकार से एक विज्ञान की संज्ञा प्राप्त करता है, इस दो चीजों को मैंने जो अभी बताया है आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे।
अगर आप समझ गए हैं तो आगे की क्लास के लिए चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।